आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस मूलतः ब्राह्मणवाद को आगे करता है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहां से आता है? सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। India has passed a new law that will make it Don't easier. interrupt me. Please don't interrupt me. Why should a country trust India? Let me answer that question. A country of 1.4 billion and yet no participation ever at a FIFA World Cup. It seems to be the easiest question to ask. एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं, उसी तो आपका बायस मालूम हो रहा है, मालूम होता है आप एक साइड पे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं GMR। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें बोला गया है कि पासपोर्ट वो नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है, वो केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। मिनिस्ट्री का कहना है कि यह ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स केवल ट्रैवल जो बाहर से यहाँ से लोग बाहर जाते हैं और माइग्रेशन करते हैं, यहाँ से लोग बाहर जाकर ट्रैवल करते हैं, उसका ही प्रमाण पत्र है। लेकिन जब पासपोर्ट बनाया जाता है तो दोस्तों कितनी प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है। पहले फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर जो है अंततः काफ़ी दिन लग जाता है ये डॉक्यूमेंट रिलीज होने में। लेकिन इस देश के सरकारों से मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी आरएसएस की सरकार से, कि यह डॉक्यूमेंट अगर नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है तो जब कोई इस देश का नागरिक बाहर अगर वो ट्रैवल करेगा, अगर विदेश का कोई भी निवासी इंडिया के लोगों से पूछता है कि वो इंडिया का रहने वाला है कि नहीं, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाएगा जिससे आप साबित करोगे कि ये इंडियन है। पहले तो आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है नागरिकता का। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड को बारे में भी ऐसे ही बोला गया। पैन कार्ड को बोला जा रहा है कि यह केवल एक टैक्स भरने का डॉक्यूमेंट्स है। राशन कार्ड को केवल राशन लेने का डॉक्यूमेंट्स बोला जा रहा है। लेकिन इस देश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि यह ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाया जाए जिससे यह साबित हो जाए कि यह एक भारत का नागरिक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यह वही मंत्रालय है जिसको जब नॉर्वे की एक पत्रकार हेला ने जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया था कि इंडिया में जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से खिसक लिए थे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? फिर जब प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पे देखा गया कि वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज देख करके भाषण दे रहे थे और मीटिंग अटेंड कर रहे थे, लेकिन जब जवाबदेही की बात आई तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जवाब देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। My name is Hella. I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, जिसमें हेला ने सेम क्वेश्चन उठाया था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जवाब आया था कि यह भारत देश 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। इसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी है।
ये कौन सी 5000 साल पुरानी सभ्यता की बात कर रहे थे जब इस देश में मनुस्मृति लागू था। वही मनुस्मृति जहाँ पे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करता है। And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around. You see an India connect everywhere. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So जहाँ पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया जाता था, सती प्रथा थी, यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या उसी सिविलाइजेशन की बात कर रहा था? वो आज के मुद्दों की बात क्यों नहीं किया? हालांकि उनके जवाब में ढेर सारे हिस्ट्री के सवाल देखने को मिले, फिर भी हेला असंतुष्ट थी, क्योंकि उन्होंने जो सवाल किया था, इस देश में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मानव अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उसका सवाल है। Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a लेकिन उसमें सवालों के जवाब में लीता पोती किया गया था। हमने देखा कि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और नोट डाउन करने के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जोसेफ साहब, उन्होंने बोला था कि यह पुरानी सभ्यता है और न जाने कितने कितने योगा और कितने किस्से सुना दिए। India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world and it continues to offer to the world. Okay, so let me come back to the. लेकिन जो इस देश का मूल मुद्दा था अत्याचार का, वो नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद जब से इस देश में बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा कि इस देश के लोगों को नागरिकता पे एक प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। यहाँ पे जावेद अख्तर साहब से पूछा गया था, एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम हो रहा है, मालूम होता है आप एक साइड पे हैं। आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। मुझे अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहता। उसके बारे में जहाँ पे सरकार आने के बाद सीए एनआरसी का कानून लाया गया था, जिसका विरोध अल्पसंख्यकों ने बड़ी संख्या में किया था। यह प्रदर्शन काफी दिनों तक चला। सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities from neighboring countries to gain Indian citizenship. दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बर तरीके से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी is currently leading a massive rally. हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, लोकल महिलाएं। दोस्तों देखिए, जब से ये बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, तब इस देश के लोगों को अपना नागरिकता साबित करने का डॉक्यूमेंट जुटाना पड़ेगा। और यह बीजेपी आरएसएस अपने संगी लोगों से ये नहीं पूछती है कि आरएसएस जो इस देश में 100 सालों से काम कर रहा है, वो अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। जब इनका 100 साल पूरा हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि यह संस्था विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। अगर ये विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है तो ये अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? इसका फंडिंग कहाँ से आता है और ये अपने संसाधन कहाँ से जुटाती है? और इतने बड़े बड़े लेवल पे
डेली, वीकली और मंथली जो संघ के लोग अपना मिलन और शाखा चलाते हैं, ये कैसे चलाते हैं, किस नियम और कानून के तहत चलाते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने सेम सवाल उठाया था कि आरएसएस अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। और वो तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। वो भी वही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं। प्रियंक खड़गे को वहीं के एक बीजेपी के मंत्री ने बोला कि तुम दलित हो, तुम सवाल नहीं पूछ सकते। The way he says Dalits should not question RSS. Why? Dalits are not part of the society. Dalits are not part of the constitution. And who is anybody to tell me what to question or not to question? As an individual, I have my rights, and as the Home Minister of Karnataka, I am very careful in what I am saying. अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं। सोचिए देश में क्या चल रहा है और किसके ऊपर सवाल भटकाया जा रहा है। इस देश में बीजेपी आरएसएस की साफ मंशा है कि वह इस देश में मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों को सीधा टारगेट कर। जैसे हमने देखा कि एक और कानून लाया गया था जिसमें एसआईआर के नाम पे बिहार में लाखों वोट काटे गए। बंगाल में हमने रिसेंटली चुनाव में देखा गया कि लाखों वोट काटे गए और ममता बनर्जी को हराए गए। और चुनाव आयोग इनसे कंधे से कंधा मिला कि कैसे इस देश की सरकारों को हेल्प कर रहा है। जहाँ पे इस देश का जुडिशरी जो केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में जज थी, वो संघ में आती जाती रही। जब आपने उसके अगले साल मुझे आमंत्रित किया तो मैं उससे एक स्टेप आगे फैमिली कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज थी। उसके अगले साल जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज थी। और जब आज आपने मुझे आमंत्रित किया तो आपने मुझे, बाबा ने मुझे हाई कोर्ट का जज बनाया। धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप मुझे यूं ही बुलाते रहे और बाबा मुझे कुछ कुछ बनाते रहे। और इस देश का CGI सूर्यकांत शर्मा इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोल रहे हैं। वही कॉकरोच आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जब इस देश पे डोनाल्ड ट्रंप हमला करता है, जब इस देश के प्रधानमंत्री का करियर खत्म करने की धमकी देता है और वो आदेश देता है कि हमें कहाँ से तेल खरीदना है, और वह इस देश को हेल होल बोल देता है और इस देश के प्रधानमंत्री को किलर बोल देता है, तब यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन इस देश की भोली भाली जनता, जिसकी साक्षरता जो काफ़ी पढ़ी लिखी नहीं है, जहाँ पे आज गवर्नमेंट कॉलेज बंद किया जा रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है, उस भोली भाली जनता को ये लोग 5 किलो राशन पकड़ा के छोड़ दिए हैं। और इस देश की संपत्ति, जहाँ पे चंदा और दान पात्र की लाखों करोड़ों रुपए का पैसा घपला किया जा रहा है, जहाँ पे हमने देखा कि अयोध्या राम मंदिर का करोड़ों रुपए का 200 करोड़ रुपए का चंदा और लाखों करोड़ों रुपए का सोना चांदी गायब हो गया। यह कोई एक सवाल नहीं है, हजारों सालों से ये पैसे गायब हो रहे हैं और कौन चुरा रहा है आपको पता होगा। उस मंदिर में पूजा मंदिर में पुजारी कौन है? ब्राह्मणवाद का मानने वाला है या वह किसी अपर कास्ट जनरल का है? दोस्तों,
सवाल वहीं पे आके खड़ा हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जहाँ पे इस देश की अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपडेट और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जब इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, तब उन्होंने कई ऐसे शोध और खत भी लिखे थे। उन्होंने अपने शोध पत्र में कैसे इस देश के जो पड़ोसी देश हैं और अपोजिट हमारे जो कंट्रियां हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ रिएक्ट करना है, तब उन्होंने अपनी किताबों में बताया था। तब ये लोग उनकी बातों को न मान के ये लोग जर्मनी और इटली की बात मान चुके थे, आरएसएस और विचारधारा वाले लोग। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दोस्तों, यह वही मंत्रालय है जब ट्रंप इस देश के प्रधानमंत्री को G7 सम्मेलन में बोल रहा है कि यह प्रधानमंत्री देखने में तो जेंटलमैन लगता है, लेकिन यह एक किलर है। So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice, he's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to, he's a killer. He's as tough as they come, but he looks so good. So he gets you by surprise. एक्सटर्नल अफेयर का कोई जवाब नहीं आया। तब ये लोग लिपापोती करने लगते। जब वही ट्रंप इस देश के लोगों को हेल होल तक बोल दिया, नरक का देश बोल दिया, तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कोई जवाब नहीं है। जब इस देश के लोगों से, इस प्रधानमंत्री से नॉर्वे की पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया, तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 5000 साल का सिविलाइजेशन गिनाने लगा और भारत की क्या क्या चीज़ें हैं वो गिनाने। तो जब अमेरिका हमें आदेश देता है कि हम 30 दिन तक रसिया से तेल खरीद सकते हैं, तब सोचिए ये प्रधानमंत्री कितना कॉम्प्रोमाइज है। इस जो ईरान इजराइल का युद्ध था, इसने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे ट्रंप के कब्जे में काम कर रहे हैं, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। बोला था, हमारे देश को बोला था कि हम भारत को ऐसा मौका नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, जैसे हमने चाइना को 20 साल पहले दिया था। तो सोचिए, इस देश की फॉरेन पॉलिसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जहाँ पे इनका काम होना चाहिए वो नहीं कर रहे। वो इस देश के लोगों को नागरिकता के प्रश्न चिन्ह और सवाल कर रहे हैं। हालांकि जब से इस देश में बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, तब से ये प्रश्न सिंह ज़्यादा आगे मुद्दा बढ़ गया है, जहाँ पे इस देश का गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से बिका हुआ है। वो भी इनके जो ओनर हैं, अरबपति खरबपति, टाटा बिरला, अडानी अंबानी, ये लोग अपने हिसाब से इस देश में चैनलों को चला रहे हैं। इस देश का गोदी मीडिया का स्थान 157 पहुँच गया है। फॉरेन पॉलिसी का स्थान इतना गिर चुका है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इस देश का हंगर इंडेक्स में अगर नंबर देखा जाए तो 102 से ऊपर पहुंच गया है, जो 123 होना चाहिए। 123 तो मैक्सिमम है। इस देश में जहाँ पे फीफा, पूरे वर्ल्ड में इस समय फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है, तब इस देश इतनी बड़ी संख्या वाला 140 करोड़ संख्या वाला देश अभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो पाया है। और इस देश के सबसे महान फुटबॉलर रहे सुनील छेत्री ने। A country of 1.4 billion and yet no participation ever
at a FIFA World Cup? It seems to be the easiest question to ask. Comfortable truth that Indian football refuses to accept and address. If every kid who is good is identified at the right time and given the right infrastructure, schooling, teaching and coaching, को उच्च शिक्षा की जो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है और सरकार से सपोर्ट न मिलने के कारण वह यह फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पा रहे। तो इस देश की सरकारों पे जहाँ पे इस देश को लगाना चाहिए वहाँ पे नहीं लगा रहे। वह केवल इस देश के लोगों का वोट काटने में, SIR के नाम पे वोट काटने में और इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत ही लंबी हो चुकी है। BJP RSS वर्सेस लोकतंत्र हो चुकी है। यह बहुजन वर्सेस ब्राह्मणवाद हो चुकी है। दोस्तों, आगे हमारे चैनल पे आप QR कोड पे स्कैन करके आप हमें मदद भी कर सकते हैं। जय भीम, जय संविधान।